सभी को राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9। लेकिन इस चैप्टर में मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रहेगा, बल्कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही में रहेगा। मैं सबसे पहले आपको तो इस समरी को देने से पहले मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एडजेक्टिव कर सकेंगे उसके लिए मैं कुछ इसका नोट्स बताऊंगा। जैसे कि ये चैप्टर सामने देख सकते हैं, दी अर्थ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसको द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड वेल से शुरू होता है तो हम उसके आगे लगे द को हम दी पढ़ते हैं, और वही कंसोनेंट लगा रहेगा तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है ना। विदाउट फ्रैक्शन आउट ऑफ एनी लेटर इट इज कॉल्ड द वॉवेल्स। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5, तो इसमें से पांचों में तो ई है ना ये लेटर, तो इसकी वजह से हम इसको पढ़ेंगे दी अर्थ, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो आपके सामने जो मैं ये समरी बताने वाले हैं उस समरी से पहले कुछ नोट्स देखेंगे, और चलिए एक एक नोट्स को देखते हैं जिससे हमारा एडजेक्टिव क्वेश्चन बेहतर तरह से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये है क्या। सबसे पहले जो चैप्टर है ना दी अर्थ जो है ये है क्या। क्या ये एक शॉर्ट स्टोरीज है, क्या ये ऐसे है, क्या ये नॉलेज है, मतलब है क्या ये, क्या ये ड्रामा है? नहीं, ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरीज है। तो पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो दी अर्थ है वो क्या है। तो दी अर्थ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है ना। क्या है दी अर्थ, तो एक शॉर्ट स्टोरीज है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एर्थोड के बारे में बात करें, इसके राइटर के बारे में बात करें तो इस राइटर का नाम क्या है। तो देखिए इस राइटर का नाम है H.E. बॉट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। दी अर्थ के राइटर्स के नाम क्या है, तो देखिए H.E. वर्ड्स। देखिए आपको ना जितने भी चैप्टर है ना उस चैप्टर का नाम और उनके राइटर का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इनका पूरा नाम क्या है। तो देखिए पूरा नाम से कोई लेना देना है नहीं, बट ये पूछेगा नहीं, आपको संक्षेप में ही रखना है। पूछ भी सकता है। तो हर्बर्ट अनसेट बॉट्स इनका क्या रहा है, पूरा नाम है। अच्छा इनकी जन्म की बात करते हैं। इनकी जन्म मतलब कब हुआ था, तो 95 में इनकी जन्म हुआ। कब हुआ है, तो 95 में इनका जन्म हुआ है। और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो बिना हेजिटेशन के हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर, ठीक है ना, इंग्लैंड। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, तो इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डेट की बात करें, मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1974 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, तो 1974 में, याद रखिए कहाँ, तो यूनाइटेड किंगडम में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन कैटरिंग ग्रामर, ठीक है ना, स्कूल में इनकी क्या हुई थी, पढ़ाई लिखाई हुई थी, ठीक है ना। एजुकेशन इनकी कहाँ हुई थी, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा सर। ये सारे के सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराएगा, इसलिए सारे के सारे याद रखिएगा, ठीक है ना। कैटरिंग ग्रामर स्कूल में हुई थी। अच्छा ये जाने किस चीज़ से जाते थे, ठीक है ना। होता ना हर आदमी की एक पहचान होती है और उसके काम से पहचान होती है। हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति का पहचान उसके काम से होती है, उसकी आचरण से होती है, उसकी व्यवहार से होती है, उसकी कला से होती है। तो इनकी पहचान क्या है वो जानेंगे। वेल नोन एज, मतलब ये कैसे जाने जाते थे, तो ये शॉर्ट स्टोरीज राइटर के रूप में ये जाने जाते थे। क्या, तो याद रखिएगा ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। ही द वर्क फॉर द सम टाइम में, तो किन किन चीज़ों से ये प्रसिद्ध थे बिल्कुल याद रखिएगा सर, भूलना नहीं है। तो पहले हम बताएंगे शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्या बताएंगे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर। दूसरा क्या है, नॉवेलिस्ट से ये जाने जाते थे। और तीसरा इनकी क्या पहचान थी, तो ये ना एक पत्रकार के रूप में भी काम किया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं इनके इंपोर्टेंस वर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इनके इंपोर्टेंस वर्क यानी इन्होंने कौन कौन से इंपोर्टेंस वर्क, ठीक है ना, किया था, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। तो पहला आप देख सकते हैं, तो फेयर स्टेन द विंड फॉर फ्रांस, ठीक है ना। इन्होंने इस पर ये लिखा हुआ था, कब लिखा था, तो वो सन भी दिया गया है 1944 में, ठीक है ना। द पर्पल प्लेन इनके द्वारा ही लिखा गया, और इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना, द जैक क्राउन ट्री भी लिखा गया था 1949 में। और ये देखिए द स्क्रोलेट स्क्वाड जो 1951 में लिखा गया था। और नेक्स्ट है द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ द मई, ठीक है ना। ये कब, आप चाहे
चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब काम है, ये काम एडजेक्टिव के रूप में आपसे पूछ सकता है कि इनके द्वारा कौन कौन से मतलब पुस्तकें लिखी गई थी, इनके द्वारा कौन कौन से मतलब काम था जो अपने पुस्तक के माध्यम से यानी लिख कर उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज को बेहतर करने के लिए किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा सर। और यहाँ पर सन भी लिख दिया गया कब इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंस हम लोग नोट देखेंगे जो हमारा मेन रहेगा, इससे सारे के सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक लाइन को बेहतर तरह से समझने की कोशिश कीजिए और मैं आशा करता हूं कि आप एक एक लाइन को आप बेहतर तरह से सर समझेंगे। तो चलिए नोट्स की बात करते हैं, एक एक लाइन। और ये एक एक लाइन आपका सारा का सारा क्या है, एक एडजेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीडियो हमारा अपलोड होगा इसके एडजेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल से देखिए, इसको बेहतर तरह से देखिए। मैं कह रहा हूं ना, मेरे जवाब देने से पहले आपकी जवाब आएगी आंसर, ठीक है ना, इस चैप्टर के जब मैं एडजेक्टिव कराऊंगा तब। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, ठीक है ना, द फर्स्ट नॉवल ऑफ H.E. द वर्ड्स वाज द पब्लिश्ड व्हेन ही वाज द 21 years old। यानी जब ये 21 वर्ष के थे ना, 21 वर्ष के, तभी ये नॉवल क्या किया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था। क्या नॉवल क्या किया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था, ठीक है ना। द प्रेजेंट स्टोरी इज द अबाउट द फॉर्मर, ठीक है ना, जॉनसन एंड हिज सन द बेंजिन, ठीक है। अब ये जो जॉनसन वाज द पुअर फार्मर, पहले इसको देख लेते हैं सर, ठीक है ना। देखिए ये अभी जो वर्तमान में जो इनकी स्टोरीज है अबाउट ए फार्मर, यानी एक किसान का है जिसका नाम क्या रहता है, जॉनसन। यानी ये किसान जॉनसन की ये अभी वर्तमान में ये स्टोरीज है उसके बारे में। एंड ही इज द सन द बेंजिन, और उसका एक बेटा, ठीक है ना। तो बोले तो फार्मर जॉनसन यानी किसान जॉनसन और उनके बेटा बेंजिन के बारे में ये वर्तमान स्टोरीज अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। जॉनसन कैसा था, मतलब गरीब था कि अमीर था, तो एकदम याद रखिएगा कि ये क्या थे, तो एक गरीब किसान थे। देखिए इनके पास सारी चीज़ें रहती है, यानी हल रहता है, हर चीज़ रहता है इनके पास, बट खेती करने के लिए इनके पास वो भूमि नहीं रहती, वो लैंड नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन इनके पास वो सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। इनके पास क्या थी, सारी सामग्री थी, लेकिन खेती करने के लिए, ठीक है ना, खेत नहीं था, भूमि नहीं था, तो वो कहाँ खेती कर पाते, तो वो सारे के सारे सामान क्या है, बेकार है, ठीक है। उसी तरह से चलिए देखते आगे। नेक्स्ट, जॉनसन वाज द प्रीचर, ये एक उपदेशक, ठीक है ना। कैसे जॉनसन क्या थे, एक उपदेशक थे, ठीक है ना, एक क्या थे, उपदेशक थे। बेंजिन वाज द सन ऑफ द जॉनसन। आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द बेंजिन, तो यहाँ पर डायरेक्ट बोलेंगे कि बेंजिन वाज द सन ऑफ द जॉनसन, यानी बेंजिन जो था ना वो जॉनसन का क्या था, पुत्र था। बेंजिन वाज ए वेरी सिंपल माइंडेड। देखिए सिंपल माइंडेड, माइंडेड मतलब स्वभाव, ठीक है ना। बेंजिन वाज ए वेरी सिंपल, ठीक है ना, माइंडेड। बेंजिन जो था वो बहुत ही सामान्य स्वभाव का लड़का था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और वर्ड आया है जो आगे हम लोग देखेंगे, फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ द बेंजिन। बाद में इस लड़की से बेंजिन क्या करता है, शादी करता है। फ्लोरेंस से क्या करता है बेंजिन, बेंजिन क्या करता है, शादी करता है, बाद में करता है, जब वो कामयाब हो जाता है, ठीक है ना, तब वो करता है इस लड़की से शादी। ये लड़की जो होती है इसी के अंडर काम करने वाली होती है और उसी से शादी करता है, लेकिन इनके माता पिता को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं रहती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके आंखें एक अजीब सी थी, जिसकी वजह से उनके माता पिता उस लड़की से थोड़ा सा नफरत करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बेंजिन लेफ्ट स्कूल एट एज ऑफ द, ठीक है ना, 14, ठीक है ना। कब, तो बेंजिन ने 14 बरस की आयु में ही क्या किया था, स्कूल को लेफ्ट कर दिया था, स्कूल को क्या किया था, छोड़ दिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो बेंजिन है वो कितने उम्र में स्कूल को छोड़ दिया था, तो याद रखिएगा कितना, तो 14, ठीक है ना, कितना जी, तो 14, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। बेंजिन द मूव्ड इनटू द हाउस द विद द, एक और में यहाँ पर छूट जा रहा है, बेंजिन लेफ्ट हिज द पेरेंट्स
वो अपने पेरेंट्स को बाद में क्या करता है, छोड़ देता है इन द पेवमेंट्स, यानी एक फुटपाथ पर वो अपने पेरेंट्स को क्या करता है, छोड़ देता है। देखिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी कहानी के बारे में थोड़ी सी आपको बताऊँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए बेंजिन जो था ना वो जॉनसन का पुत्र था, ठीक है ना, और इनके माता पिता इसको बहुत ही प्यार से पालते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब बड़े हो जाता है, यंग हो जाता है, तभी इनके पिता को लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो मानसिक रूप से उतना तेज नहीं है जितना होना चाहिए, थोड़ा साधारण सिंपल सा लगता था। तो उसको डॉक्टर से दिखाने के लिए क्या किए, वो डॉक्टर के पास उसको ले गए। डॉक्टर ने बोला कि देखिए इसके जब तक इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं आएगी ना तब तक ये थोड़ा सा कोई काम नहीं कर सकता, या बेहतर ये नहीं हो सकता, या एक्टिव नहीं हो सकता। तो वो डॉक्टर बोलता है कि इन्हें मुर्गियाँ खरीद कर दे दीजिए और ये मुर्गी बेचने और उसके अंडे को बेचने का काम करेगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। तो उसके पिताजी उसको मुर्गी खरीद कर देते हैं और वो धीरे धीरे उसमें एक्टिव होने शुरू हो जाता है बाद में। और उनके पेरेंट्स जो रहते हैं यानी बेंजिन के पिता जॉनसन, उनके माता जी होती है ना, तो वो भाड़े पर घर को लेकर, रेंट पर घर को लेकर रहते हैं लोग। उनके जो बेंजिन होता है और बेंजिन के जो पिता होते हैं जॉनसन, और उनकी जो माता होती है, वो जो घर लिए होते हैं वो किराए का घर होता है। उसी किराए घर में ये लोग रहते हैं और उसी तरह से धीरे धीरे जो बेंजिन है वो आगे बढ़ते जाता है और अपने कारोबार को बहुत आगे तक ले जाता है और उनके पास काफ़ी पैसा हो जाता है। और उस पैसे से जिस भाड़े में जो ज़मीन वो लेकर रह रहे थे रेंट पर, किराए पर, उसको वो खरीद लेता है, ठीक है ना। और बाद में अपनी एक मन पसंदीदा लड़की से क्या करता है, शादी करता है, जो उसी के अंडर काम करती है, उसी के घर में, और जिससे उनके माता पिता को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। दोनों में काफ़ी थोड़ा बीच बीच में बहस होता रहता है और बाद में बेंजिन जो होता है अपने माता पिता को, ठीक है ना, ले जाकर, ठीक है, और फुटपाथ पर बाहर छोड़ देता है और अपने पत्नी के साथ घर में क्या करता है, रहता है। ये एक थोड़ा सा इमोशनल स्टोरीज है। देखिए हमारे जो माता पिता होते हैं ना वो बहुत ही मेहनत से हमें पालते हैं, ठीक है ना। अब एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में पालती है 9 माह तक, ठीक है, उसके बाद उसकी वो सारी चीज़ें 6 माह तक करती है ना, कोई एक आम आदमी नहीं कर सकता है। उसके बाद पिता जो होते हैं ना हमारी खुशी के लिए, ठीक है, वो अपनी खुशियों को त्याग कर कर, दिन रात एक कर कर, पसीने के मेहनत से, उस खून पसीने के पैसे से, ठीक है ना, हमारी फ्यूचर को सींचते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारा फ्यूचर जो हो जाए वो बेहतर हो सके। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन माँ बाप को ना बिल्कुल उनके चेहरे पर जो मुस्कान है उसे कम मत होने दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे ना जीते जागते ईश्वर हैं, ठीक है ना। दुनिया में एक वही चीज़ है ना जो निस्वार्थ हमें प्रेम देते हैं, ठीक है ना। वो हमारे लिए इतना किए है ना कि हम उनके लिए बोले तो 0.11% भी नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे जितना भी करे वो कम पड़ेगा। तो इस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बात जितना करूंगा उनके लिए वो कम पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कहानी कुछ इसी तरह से है, तो आगे देखते हैं, समरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरीज काफ़ी पसंद आएगी और आपको एक एक एडजेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो देखिए अभी तक की जो कहानी थी वो थी जो बर्ड्स थे उनके जन्म, उनकी मृत्यु, ठीक है ना, वो किस चीज़ से पहचाने जाते थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें थी। और ये कहानी में क्या था, बेंजिन कौन है, ठीक है, जॉनसन कौन है, उसकी वाइफ कौन है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखा मेन नोट्स में। अभी हम लोग समरी से बिल्कुल जान जाएंगे। दिस स्टोरीज हैज़ बीन राइटन बाई H.E. वॉट्स, ठीक है ना। इस स्टोरीज की, इस कहानी के जो राइटर है यानी ये कहानी के H.V. वॉट्स के द्वारा लिखी गई, ये क्या है, एक कहानी, एक शॉर्ट, एक लघु क्या है, कहानी है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दिस स्टोरी हैज बीन द राइटन बाय द H.E. वॉट्स, ठीक है ना, ये कहानी H.E. वॉट्स द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। ही रोटेड मनी शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने कई लघु कथाएं लिखी हैं, ठीक है ना। किसने, तो H.E. वॉट्स ने कई लघु कथाएं, ठीक है ना, मेनी, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने कई, ठीक है ना, कहानियां लिखी है, बहुत सारे। देखिए स्टोरीज यानी जहां पर वाई होगा, वाई को वाई में बदलकर ई से लगाकर बहुवचन क्या किया जाता है, बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं, हियर द राइटर डिस्क्राइब्स द फॉर्मर द होज द नेम इज द जॉनसन, ठीक है। ये बताना चाहते हैं कि यहाँ लेखक एक किसान का वर्णन करता है जिसका नाम क्या होता है, जॉनसन होता है, हुज नेम इज जॉनसन, जिसकी वर्णन कर रहा है, जिसके बारे में वो बताना चाहता है हमसे, उसका वो नाम क्या होता है,
है तो जॉनसन होता है, ठीक है ना। राइटर यानी HE जो वर्ड्स हैं वो किसके बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में वर्णन करते हैं, तो जॉनसन के बारे में वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ही हैज द ओनली वन सन, ठीक है ना, उसका एक एकलौता क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है, पुत्र है, नेम इज द बेंजीन, और उसका नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। उसके उनका एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है ना। हिज पेरेंट्स द थिंक, ठीक है ना, उनके जो पेरेंट्स है ना, यानी उनके जो माता पिता है ना, तो थिंक डैट, ठीक है ना, उनके जो माता पिता है ना वो सोचते हैं, हिज द पेरेंट्स थिंक, उनके माता पिता क्या करते, सोचते हैं, डैट ही इज द सिंपल माइंडेड सन, उसके माता पिताजी सोचते हैं कि वह एक सरल स्वभाव का बेटा है, यानी साधारण, यानी हम अपने जैसे बिहार में नहीं बोलते ना कि ये तो गाय की तरह है, सीधा है, ठीक है ना, इसी टाइप से ये भी थे, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा, गाय की तरह, सिंपल बॉय, ठीक है ना, किसी से लेना ना देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन लोगों का डर हो गया था ना कि अगर मेरा लड़का इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा एक्टिव नहीं होगा तो वो कैसे कमाएगा, कैसे घर को चलाएगा, ठीक है ना, आगे कैसे बढ़ेगा। हर माता पिता का भी क्या होता है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, उनकी चाहत होती है, उनकी इच्छा होती है कि हमारा जो बेटा हो वो बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, ठीक है ना, ताकि कम से कम मेरी उतनी तकलीफों को ना देख सके, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारा जो पुत्र है, हमारी जो बेटियां है, वो पढ़ लिख कर क्या करे, बड़ा से बड़ा काम कर सके, ठीक है ना, बड़ा नाम कमाए, ठीक है, अब भविष्य उनकी क्या हो, उज्जवल हो, ऐसी सोच होता है, ठीक है ना। दे आर वेयर अबाउट इज द सन, वे अपने बेटे के बारे में चिंतित थी, क्या थी, वेरी थी, यानी चिंतित थी, किसके बारे में, अबाउट हिज सन, अपने बेटी के बारे में वो लोग चिंतित थे, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता अपने बेटा को लेकर क्या थे, चिंतित थे, क्योंकि ये बहुत ही साधारण स्वभाव का लड़का है, पता नहीं आगे करेगा कि कुछ नहीं करेगा भविष्य में, ये उनको डर सता ही जा रहा था, ठीक है ना। तो एक माता पिता के अंदर ये डर होती है, ठीक है, क्योंकि उसका स्वभाव एक्टिव नहीं था, ऐसा नहीं लगता था कि वो लाइफ में कुछ करेगा, तो उनका एक डर बना हुआ रहता है, ठीक है ना। देखते हैं आफ्टर द फ्यू डेज, ठीक है ना, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, हिज द फादर गोज टू द डॉक्टर विद हिज द सन, ठीक है ना, हिज फादर मतलब उनके पिता, द गोज टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाते हैं, विद द हिज द सन, अपने पुत्र को लेकर, ठीक है ना, कहाँ जाते हैं, तो अपने पुत्र को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, माइंड इसका एक्टिव क्यों नहीं है, पता नहीं ये भविष्य में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये जानना चाहते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति जो है ना वो कोई गड़बड़ तो नहीं है जिसकी वजह से इसके दिमाग एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसके पिता अपने बेटे को, यानी उसके पेरेंट्स जो होते हैं अपने बेटे को क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू द कीप द सम हेन्स, डॉक्टर उसे कुछ मुर्गियां रखने की सलाह देता है, क्या रखने की सलाह, कहता है कि नहीं आप इन्हें ना कुछ काम दीजिए, जब इनको जिम्मेवारी मिलेगी ना तो धीरे धीरे इनके दिमाग की जो स्थिति है जो एक सक्रिय होते जाएगा, ठीक है ना, इनके मस्तिष्क की स्थिति सही हो जाएगी, इनके अंदर समझ आने लगेगा। देखिए हम पहली बार कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें हमारी उतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन हम जैसे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करने लगता है, उस चीज़ को समझने लगता है, ठीक है ना, और फिर हमारा दिमाग पूरी तरह से सही हो जाता है, एक बैलेंस मिल जाती है दिमाग को। तो डॉक्टर एडवाइस देता है, उनको सलाह देता है ना कि आप ना इनको कुछ मुर्गियों को बेचने के लिए बोलिए, मुर्गियों को पालने के लिए बोलिए, ताकि ये बच्चा जो है इसका दिमाग धीरे से धीरे एक्टिव हो जाए, कुछ इसको जिम्मेवारी दीजिए, ठीक है ना। तो बीट बाय बीट इज द नॉन दिस, धीरे धीरे उससे यह सब पता चल जाता है। जैसे ही वो मुर्गियों का कारोबार करता है तो धीरे धीरे मुर्गियों को कैसे पालना है, वो किस तरह से अंडे को स्टोर करना है, किस तरह से बेचना है, तो धीरे धीरे इसकी नॉलेज उसको होने लगती है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हिज द फादर ओपन्स द अकाउंट इन ए बैंक, उसके बाद ठीक है ना उसके पिताजी ठीक है ना एक बैंक में क्या करते हैं, खाता खोल देते हैं कि चलो मेरा बच्चा जो है वो अच्छा काम कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बैंक में एक खाता खोल देते हैं जिससे वो पैसा स्टोर कर रख सके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, बेंजिन द डिपॉजिट इज द मनी इन इट, बेंजिन उस अपने पैसा
क्या किया, जमा करता था। यानी जो पिताजी ने जो बैंक में अकाउंट खोले थे, यानी उसके नाम पर जो खाता खोला गया था, ठीक है ना, उसमें वो पैसा क्या करता था, जमा करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया, वन डे ही परचेज, ये देखिए बीच में आ गया है, थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मैंने इसको 12:30 बजे के करीब में रात में मैंने इसको तैयार किया था पीडीएफ को, तो थोड़ी सी पेज नंबर लगाने में गलती हो गई है मेरे से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर वन डे, ठीक है ना, वन डे ही परचेज द लैंड ऑफ, ठीक है ना, लैंड ऑफ द सेंडर्स। सेंडर से क्या करता है, वो जमीन को खरीद लेता है, यानी जिसमें उनके माता पिता किराया देकर रह रहे थे, उस जमीन को ये क्या करता है, इतना पैसा जमा करता है कि उस जमीन को खरीद लेता है। किससे खरीद लेता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, किससे खरीद लेता है, तो सेंडर्स से खरीद लेता है। यहाँ पर देखिए सेंडर्स से वो क्या करता है, जमीन को खरीद लेता है। काफी हम लोग पास है, खत्म होने वाला है सर, थोड़े सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक गर्ल द वर्क इन हिज द होम, ठीक है ना, एक लड़की काम करती है इन में, कहाँ, तो हिज हाउस, उसके घर पर, उसके घर में एक लड़की क्या करती है, काम करती है। हर नेम इज फ्लोरेंस, उसका नाम क्या होता है, फ्लोरेंस होता है। क्या होता है, फ्लोरेंस होता है। ही इज द मैरिज हर, और उससे वो क्या करता है, शादी करता है। बट हिज द पेरेंट्स डू नॉट लाइक हर, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो नहीं चाहते हैं कि इस लड़की से मेरा लड़का क्या करे, शादी करे, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी अजीब सी थी, उनको आंखों से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, दिक्कत था, इसलिए वो पसंद नहीं करते। एक्चुअली एक्सेप्ट भी करते, लेकिन लड़की की व्यवहार ऐसी होती है माता पिता के इनके प्रति कि बाद में दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहस होती है। ठीक है ना, वो अलग अलग खाना भी बनाते हैं, अलग अलग रहते भी हैं, और अंततः आगे हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और बट हिज द पेरेंट्स डू नॉट लाइक हर, लेकिन उनके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। नाउ मतलब अब बेंजिन हैट्स हिज द पेरेंट्स, तो बेंजिन क्या करता है, अपने माता पिता से नफरत करना शुरू कर देता है। पता नहीं मेरे वाइफ को ये लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है मेरी वाइफ से। उनकी वाइफ जो होती है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि आपके पिताजी ऐसे बोल रहे थे, आपकी मम्मी ऐसी बोल रही थी। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे बातें होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं ना कि उनके जो लड़का होता है वो अपने पेरेंट्स से नफरत करने लगता है। देखिए लाइफ में कुछ भी हो, ठीक है ना, अपने माँ बाप की बात, उनकी आज्ञा के पालन 100% करना चाहिए, और किसी भी तरह के कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए। मेरा मानना ये है ना कि अगर आप अपने माता पिता का खुश रखते हैं ना, आप उनको, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल देख रहे हैं और स्माइल लाने की चेष्टा कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो समझिए आपके लिए तीर्थ यात्रा धाम सब कुछ वही मिल गया आपको। ठीक है ना, तो इसलिए अपने माता पिता को बिल्कुल खुश रखना चाहिए हमें। ठीक है ना, वो जितना खुश रखेंगे वो हमें उतना ही पुण्य मिलेगा। किसका पुण्य मिलेगा, जैसे हम लोग जाकर शंकर भगवान की जल चढ़ाते हैं, दुर्गा माँ की पूजा आराधना प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अपने माता पिता का अगर हम दुखी करते हैं तो ये सारा पूजा पाठ करना, शंकर जी पर जल चढ़ाना सब व्यर्थ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें अपने घर में जो देवी देवता हैं उन्हें पूजना है। देवी देवता यानी हमारे माता पिता, उन्हें सबसे पहले उनकी चरणों को स्पर्श करते हुए हर रोज उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आप मंदिर में भी जाएंगे ना तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे आपसे। तो आगे देखते हैं सर। तो अंततः बेंजिन अपने माता पिता से क्या करने लगता है, हेट करने लगता है, नफरत करने लगता है। एट लास्ट यानी अंत में बेंजिन द ड्राइव द वे हिज द पेरेंट्स आउट ऑफ द होम, बेंजिन अपने माता पिता को उनके घर से निकाल देता है। इन द वे, इस तरह वीकेंड से हम कह सकते हैं कि डैट की ही स्टोरी द रिवल इन द इविल्स ऑफ आवर सोसाइटी, ये कहानी हमारे समाज की बुराइयों को उजागर करती है। ठीक है ना, यानी ये जो कहानी है ये शॉर्ट स्टोरीज है और ये हमारी समाज की कहानी जो है, ठीक है ना, उसकी उजागर करती है कि हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल कैसे रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स के नहीं हो सकता ना, वो किसी के नहीं हो सकता। ठीक है ना, और जो अपने पेरेंट्स की
इज्जत नहीं करता, अपनी पेरेंट्स की भगवान नहीं मानता, अपने पेरेंट्स को भगवान नहीं मानता, मेरा मानना है कि उसकी जो जिंदगी वो नर्क हो जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने माता पिता को ईश्वर मानिए, उनको हर रोज उनके चरणों का स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं उन्हें कैसे खुश रख सकता हूँ, उनकी सपना कैसे। मेरा मानना है कि आप अपने सपना पूरा ना करिए, वो लोग क्या आपके लिए सपना सजाए रखे हैं उनकी सपना को आप पूरा कीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है ड्रीम पूरा करना। ठीक है ना। और बहुत लकी लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की सपना को पूरा करते हैं। ठीक है। आजकल के सोशल मीडिया पर क्या है, गंदे चीजों को दिखाया जा रहा है, गंदे चीजें पोस्ट किया जा रहा है। कोई भी गंदे चीज कर दीजिए ना, बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, लोग उसको लाइक करते हैं। मेरा मानना है जो इसको लाइक करते हैं, जो इसको वॉच करते हैं, जिससे ये देखते हैं, वो लोग उसी टाइप के होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग इस चीज को नहीं देखेंगे, ये बढ़ावा वही लोग देते हैं। और मन में क्या होता है, वैसी चीजें उनके जाता है, विचार वैसे ही उत्पन्न होती है और वैसे काम करने पर वो लोग मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को अच्छा चीज देखना चाहिए, अच्छा चीज सुनना चाहिए और अच्छे चीजों को क्या करना चाहिए, हमें बोलना भी चाहिए। ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, इन्हें सुना ही होगा अनुशासन, यानी हमें अनुशासित होना पड़ेगा, यानी ये जानना पड़ेगा कि अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, अपने से बड़े से लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, अपने से छोटों लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। सर ये सारी समझ आपके अंदर है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता और मुझे विश्वास है कि शायद ये आपको चैप्टर समझ में आ गई होगी। तो मैं पुनः एक बेर थोड़ा सा रिपीट करा देना चाहता हूँ। ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में ये देखा था ना कि इनका जो ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है ना। और इसे लिखने वाले कौन है, तो H.E.V. बर्ड्स है। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, तो हर्बर्ट अर्नेस्ट बर्ड्स इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब होता है, तो 95 में होता है। कहाँ, तो इंग्लैंड में होता है। तो कहाँ होता है, तो इंग्लैंड में होता है। मृत्यु कब होती है, तो 1974 में होती है, यूनाइटेड किंगडम में होती है। एजुकेशन की बात करूँ तो कैटरिंग ग्रामर स्कूल में इनकी एजुकेशन होती है। और ये किस चीज़ से जाने जाते हैं, तो ये शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है ना, नॉवेलिस्ट, और ये कुछ समय तक ये पत्रकार के रूप में भी काम किए थे, तो लोग इनके उस रूप में भी जानते हैं। ठीक है। इनके द्वारा महत्वपूर्ण किया गया काम फियर स्टैंड द विंड फॉर द फ्रांस, द पर्पल, द जैक रांडा ड्री, ठीक है ना, और द स्क्रॉटलेट स्क्वाड्स, ठीक है ना, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। ठीक है। ये सब लिखा गया है यहाँ पर और ये सब इनकी इंपॉर्टेंस काम था। और फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस नोट्स था जिससे हमारा एडजेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता था। जैसे कि इनके द्वारा सबसे पहले जो था ना 21 वर्ष में ही इनका जो नॉवल था वो प्रकाशित हो चुका था। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो ये स्टोरीज है अबाउट द फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजिन, ठीक है, और ये जो वर्तमान में जो अभी कहानी हम लोग देख रहे हैं एक किसान जॉनसन और उसके बेटा बेंजिन के बारे में है। ठीक है ना। जॉनसन वाज द पुअर फार्मर, जॉनसन क्या है, एक बहुत ही गरीब किसान है। ठीक है ना, और एक उपदेशक भी है। ठीक है। और बेंजिन वाज द सन ऑफ जॉनसन, बेंजिन और जॉनसन का क्या है, एक पुत्र है। और बेंजिन वाज द वेरी सिंपल माइंडेड, और बेंजिन जो होता है वो बहुत ही साधारण, ठीक है ना, बहुत ही सामान्य स्वभाव का होता लड़का होता है। और ये किससे शादी करता है, इसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस। हम लोग देखे कि किस तरह से उसके घर में काम कर रही थी तो उससे शादी किया था। ठीक है ना। और उसके बाद बेंजिन लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ द 14, ठीक है ना, 14 यानी 14 वर्ष की उम्र में ही ये स्कूल छोड़ दिया था। ठीक है। बेंजिन फिर अपने पेरेंट्स को फुटपाथ पर छोड़ देता है। ठीक है। और अपने वाइफ के साथ घर में चला जाता है और रहने लगता है। मैं आशा करता हूँ कि एक छोटी सी स्टोरीज आपको काफी पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं जल्द ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको ग्रामर भी बताऊं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। सबको अंत में राधे राधे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे।